अब और क्या कहूँ इसकी मुस्कान के बारे में। बस यूँ समझ लीजिए कि चमकता चाँद है लाखों सितारों में। जी हाँ, मुस्कान, हँसी जो हमारे चेहरे को खूबसूरती देती है और उस मुस्कान के पीछे एक अहम भूमिका होती है हमारे दाँतों की, जिस पर हमारा ध्यान तब जाता है जब हमें हमारे दाँतों में कोई तकलीफ़ होती है, कोई परेशानी होती है। और बहुत ही एक आम परेशानी देखने को मिलती है, वो है कैविटीज़, दाँतों में समस्या और इसका जो आमतौर पर इलाज होता है, वो होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं दंत चिकित्सक श्री राकेश जग्यासी जी। जग्यासी जी, आपका स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी, राकेश जी, जैसा कि आज हमने विषय लिया है रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसके जी, बारे में हम चर्चा करेंगे और जी, आपसे बहुत कुछ जानेंगे। पर उससे पहले सबसे पहले आपके बारे में हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। आपने कहाँ से पढ़ाई की? कब आपने सोचा कि आपको डेंटिस्ट बनना है? और जी, इसके बारे में आपने किससे सलाह ली? आपके घर में जो बड़े होंगे जी, किससे आपने मार्गदर्शन लिया? और किस तरह से आपने तैयारी की? और वर्तमान में आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? जी। जी, मेरा जन्म रायगढ़ में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। जी, पिताजी शासकीय जॉब में थे, जी। क्लर्क थे और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से। तो हमारे यहाँ पढ़ाई-लिखाई का ही माहौल था शुरू से, मतलब कोई ऐसा शौक वगैरह तो था नहीं कि जाके बैठना है। तो पढ़ने में ये लगा कि भई अपन क्या अच्छे से अच्छा कर सकते कर हैं सकते ऐसा। हैं। जी, तो अ, चिकित्सक एक सम्मानीय पेशा है, जी, जी। उसमें हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं हुँ, और समाज में कुछ जोड़ सकते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ रहा कि चिकित्सक ही बनना है। फिर उस दिशा में प्रयास किया, पीएमटी वगैरह क्लियर की। मैं रायगढ़ हिंदी मीडियम सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ जी, जी। और हमारे जितने भी शिशु मंदिर के शिक्षक थे, उनका मैं आज भी आभारी हूँ कि उन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए, ऐसे सोच दी कि आपको जीवन में लालच से दूर रहना है, अपनी सोच को सिंपल रखना है। वो एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं आज यहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद हमारा उसी समय डिवीज़न हुआ एमपी छत्तीसगढ़ का। जी, जी। तो छत्तीसगढ़ में फिर कॉलेज खुले, डेंटल कॉलेज खुले, तो मुझे चिकित्सकीय अपॉर्चुनिटी वहाँ मिली, तो मैं वहाँ एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने कुछ समय तक बिलासपुर में डेंटल कॉलेज में जॉब किया। फिर जी, और अनुभव लेने के लिए मैंने मेडिकल कॉलेज रायपुर में भी 6 महीना जॉब किया। जी, फिर वहाँ रायपुर में भी 2 महीना एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं वहाँ के, उनके अंडर में मैंने अनुभव लिया। जी। फिर पूरा अनुभव लेने के बाद फिर मैं रायगढ़ आया। हुँ, हुँ। फिर यहाँ मुझे जाँच पड़ताल करने के बाद पता चला कि संजीवनी नर्सिंग होम में एक वैकेंसी है। जी, मैं वहाँ जॉइन किया, फिर अपना मैंने स्टेडियम बोईदादर रोड में अपना क्लिनिक जॉइन किया। जी, फिर समझ लीजिए रायगढ़ में मैं 2009 से सेवाएँ दे रहा हूँ जी। और फिर 2012 से हुँ। स्टेडियम रोड में मैं पार्ट टाइम बैठने लगा जी, जी। और 2018 से मैं फुल टाइम स्टेडियम के पास बैठ रहा हूँ। तो आज करीब रायगढ़ की जनता को सेवा देते हुए मुझे 10-12 साल से ऊपर हो 10-12 गए। साल से आप सेवाएँ दे जी, रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों से जी, 10 वर्षों से ज़्यादा समय से आप सेवाएँ दे रहे हैं। जी, जी, एक डेंटिस्ट की तरह, दंत चिकित्सक हैं आप। जी, तो ऐसी कौन-सी आम समस्या आपको देखने जी, को जी, मिलती है आपके अनुभव के अनुसार जी, कि लोग लेकर आते हैं कि मुझे ये समस्या सबसे आम समस्या जी। आपकी नज़र में? सबसे सबसे आम और कॉमन समस्या है कि दाँत में दर्द, दाँत सड़ जाता है, फिर उसके बाद में उनको पेन होता है। जी, उसका जो जनरल और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, जी, वो जी, हम उनको सजेस्ट करते हैं। जी। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ बिल्कुल रूट सर। कैनाल हाँ। क्या होता है। देखिए, दाँत में ना 3 परत होती है। हुँ। तो सबसे ऊपर वाली जो आप देखते हैं, सफ़ेद रंग की, वो इनेमल रहती है। जी। वो एक डेड स्किन टाइप का है, जैसे हमारा नाखून है या बाल है, वैसा रहता है। हुँ, हुँ। तो जब उसमें सड़न होती है, तो हमको कोई दर्द नहीं होता। नहीं होता है। जी। उसके अंदर थोड़ा-सा नरम टाइप की परत रहती है, हुँ, उसको हुँ। डेंटिन बोलते हैं। जी। वो सेंसिटिव रहती है। हुँ, हुँ। तो आप देखेंगे कि किसका दाँत घिस गया या कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से ब्रश करते तो दाँत घिस जाता है। हुँ, हुँ। तो अगर सेकंड परत तक पहुँच गई है आपकी सड़न, ऊपर का अच्छा। एक परत हट गया, जी। तो फिर सेंसिटिव लगता है शुरू-शुरू में। हुँ, हुँ। तो रूट कैनाल शुरू होने से पहले सेंसिटिव लगता है जी। और बॉडी भी उसको रिपेयर करने का कोशिश करती है, तो वो सेंसिटिविटी कई बार आती है, कई बार जाती है। जाती है। हाँ। तो वो सेकंड स्टेज रहती है। जी। फिर दाँत के सबसे अंदरूनी हिस्से में पल्प नाम की परत रहती है, जी। वो एकदम सॉफ्ट रहती हुँ, हुँ। है ना? जैसे
तरबूज के एकदम अंदर में जैसे उसका मटेरियल रहता है एकदम सॉफ्ट वैसा रहता है। जब वहाँ तक सेंसेशन पहुँच जाता है तब फिर दर्द होता है। तो अधिकांश जो मरीज रहते हैं वो उसी स्टेज में आते हैं, तीसरे स्टेज में। और फिर एक ही उपाय बचता है उसमें कि रूट कैनाल करना। और उसमें क्या है, कई लोग जैसे गांव देहात में रहते हैं या कोई लोग इग्नोर करते हैं या कई बार समय नहीं मिल पाता उनको दिखाने के लिए, तो जैसे टैबलेट अगर उसको खा के दबा लेते हैं तो फिर वो 4th स्टेज में चला जाता है, जब वो इन्फेक्शन आपका दांत के नीचे जो हड्डी जुड़ी रहती है वहाँ पे, फिर वो वहाँ पे मवाद बनता है, सूजन आती है, इन्फेक्शन होता है। तो कई लोग उस स्टेज में भी आते हैं, चौथे स्टेज में भी आते हैं। और बहुत ही अगर किसी का सीवियर हुआ तो अनकंट्रोल डायबिटीज है या और भी कोई मेडिकल कंडीशन है, तो इस वजह से उनको कई बार अस्पताल में भी भर्ती करना पड़ता है। फिर अगर मवाद अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है जैसे गले के नीचे, तो फिर उसको चीरा देके मवाद निकाल के और फिर मुंह खुलना बंद हो जाता है, फिर मुंह खुलता है, फिर दांत निकलता है, तब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। तो रूट कैनाल में आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे तीसरी स्टेज में पहुंच गया तो दांत का जो पूरा जो साइज है उसमें पूरा पल्प रहता है ऊपर से नीचे जड़ तक। तो उसमें हम लोग दांत में ड्रिल करते हैं और अंदर रूट तक जाते हैं, एंड तक, जहाँ तक दांत का है वो हड्डी में जुड़ा है वहाँ तक उसमें पूरा उसको साफ करते हैं। उसमें दवाई डालते हैं, साफ करते हैं और उसके बाद वो दांत को रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, डिपेंड ऑन द कंडीशन। फिर सेकेंड विजिट में पेशेंट आता है तो हम चेक करते हैं पूरा साफ हुआ है कि नहीं हुआ है, और दांत को रेस्ट भी मिल जाता है तो पेन भी कम हो जाता है। अगर लगता है साफ है तो फिर उसमें भर देते हैं, जो वहाँ पर जो पल्प निकला रहता है वहाँ पर कोई अक्रिय सामग्री जो बॉडी से रिएक्ट ना करे, न्यूट्रल टाइप की, वो चीज़ भर देते हैं और ऊपर से मसाला वगैरह भर देते हैं। तो ये रूट कैनाल हो गया। ये तो 2 सिटिंग में हो गया। कई बार ऐसा लगता है कि नहीं अभी सफाई नहीं हुई है, या इन्फेक्शन है, या अंदर से मवाद आ रहा है, या मतलब जैसे लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना घाव कच्चा है, तो वैसा रहता है तो हम लोग उसमें ड्रेसिंग भी करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल देते हैं या नॉर्मल सलाइन वगैरह, या उसको वॉश कर देते हैं। तो वो जो जड़ वाला एरिया है, जो घाव अगर बना है, जो 4th स्टेज वाला है, तो वो भर जाए, वो हील हो जाए। उसके बाद फिर जैसे लगता है कि नहीं अंदर पूरा कंट्रोल में है, मामला ड्राई है, पेशेंट को पेन नहीं है, हम लोग अपने हिसाब चेक करते हैं, उसको भर देते हैं। जनरली 3 या 4 सिटिंग मैक्सिमम में रूट कैनाल आपका हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है ना, इतने सब सड़न और प्रोसीजर में दांत क्या है, खोखला हो जाता है और थोड़ा सा दांत ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, जैसे चौक रहता है ना, तो वो क्या है, ब्रिटल हो जाता है, तो वो चोट से टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, दांत को चारों तरफ से थोड़ा सा नाखून के बराबर थोड़ा पतला करते हैं, चारों तरफ से दाएं बाएं ऊपर नीचे जितना भी रहता है, और फिर उसका नाप ले लेते हैं आटे टाइप में, नेगेटिव उसमें रिकॉर्ड करके फिर मरीज को भेज देते हैं। फिर वो नेगेटिव से हम लैब में पॉजिटिव बनाते हैं। फिर वो पॉजिटिव के ऊपर उसमें कैप बनता है, जैसे गहना बनता है भट्टी में, वैसे ही मेटल को पिघला के उसके ऊपर कैप बनता है, उसके बचाव के लिए। हाँ, उसी के साइज का। और उसके ऊपर फिर जब वो मेटल का बन जाता है, मतलब तो कोबाल्ट क्रोमियम मेटल रहता है, मतलब उसके ऊपर फिर वाइट कलर की पॉलिश वगैरह भी देते हैं ताकि दिखे, और फिर वो उसको फिनिश करके एज इट इज़ ना 4-5 दिन लगता है, उसको मरीज के दांत के ऊपर बैठा देते हैं। तो एज अ हेलमेट उसको दांत को प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दांत की लाइफ आपका बढ़ जाती है 5 साल 10 साल, मतलब दांत को नया जीवन मिल जाता है, दूसरी पारी दांत वो शुरू करता है। ये बेसिक है रूट कैनाल। अब इसमें आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर रूट कैनाल आपने बोला 4 इसके स्तर होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं, और अगर देखा जाए तो आमतौर पर दूसरे स्टेज में हमें पता चलेगा, पहले स्टेज में तो हम कुछ जान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पहली परत में जो भी इन्फेक्शन या संक्रमण होगा वो हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। तो जब दूसरे स्टेज में हम पहुंचने लगेंगे उस समय सेंसिटिविटी जैसी चीज हमें महसूस होगी, तो उसी दौरान हमें ये तय कर लेना चाहिए कि अब हमें चिकित्सक की जरूरत है, हमें जाना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जब दूसरे स्टेज में हम पहुंचते हैं सेंसिटिविटी को हम बहुत कॉमन लेते हैं। जी। सेंसिटिविटी है, और क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो कई बार ठीक हो जाता है, बॉडी खुद हील करने की कोशिश करती है उसे, तो वो खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो हम सोचते हैं कि ये कॉमन परेशानी है और उसे हम सहते चले जाते हैं। इस दौरान कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं
कि घर में जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं कि लौंग लगा लो, लौंग जी, तेल जी, लगा जी। लो। हाँ, हाँ। या फिर हम ग्रामीण अंचलों में देखते हैं कुछ निकोटीन जैसा जी, जी। पदार्थ भी हाँ, यूज हाँ, करते हाँ। हैं, जी, जी। गुड़ाखू जिसे कहते हैं, हाँ, 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 गुड़ाखू हाँ। तम्बाकू जैसी चीजें जी, और जी, दांत में वहां पर रख लेते हैं। जी। और उससे मुझे लगता है कुछ समय के लिए वो दर्द और सेंसिटिविटी दब जी, दब जाती है। जाती। जी, तो इसके बारे में आप क्या जी। कहेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हाँ, हैं जो हाँ, लोग हाँ। करते हैं। जी, देखिए ये सब चीज़ें क्या है टेम्परेरी रूप से तो काम करती हैं, बाकी परमानेंट रूप से काम नहीं करती हैं, है ना? जी साइकोलॉजिकली भी रहती हैं, ग्रामीण अंचल में जैसे लोग जाते हैं, बोलते हैं हम झड़वा आए, जी जी बिल्कुल। उन्होंने कीड़ा भी दिखाया, हाँ। बोले ठीक भी हो गया मेरा, हम्म। लेकिन फिर वो हो जाता है। तो क्या कई बार साइकोलॉजिकली मरीज को लगता है कि अच्छा जी हो गया, या टेम्परेरी क्या है वो दबा देते हैं। बेसिकली ये क्या है केमिकल्स हैं, जी जितना निकोटीन ये सब एज़ अ पेन किलर काम करते हैं। बिल्कुल। तो पेन किलर लेंगे या जैसे सेंसिटिव हो रही तो अगर आप एंटी सेंसिटिव टूथपेस्ट भी लेंगे, हम्म। जैसा कि ओटीसी बन गया है, जी ये जी ओवर द काउंटर ड्रग बन गया है, जी टीवी वगैरह में ऐड आता दिखाता है, है, हाँ। तो क्या वो उसको टेम्पररी तो हम्म। मतलब दबा देगा, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं वो होगा, जी क्योंकि जो ऊपर की जो परत है जी। वो घिस गई। जब तक आप उसको प्रॉपर लगाएंगे नहीं वापस, हम्म। मतलब जो गड्ढा हो गया है उसमें जी आर्टिफिशियल मसाला भर के जी जब तक ऊपर की परत बनाएंगे नहीं, तब जी तक वो नीचे की परत एक्सपोज रहेगी, बिल्कुल। तो वो उसको इरिटेट करता रहेगा। जी तो वो लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये टल जाए, जी 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जी लेकिन वो परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है सर। बिल्कुल। हाँ। और सर जब दूसरे स्टेज में हम हैं, जी जब हमें सेंसिटिविटी महसूस हो रही है, जी तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डेंटिस्ट के पास जी जाते जी। हैं, तो क्या वो दूसरे स्टेज में ही रूट कैनल हमें नहीं सजेस्ट करते नहीं हैं नहीं। या उसका कोई और ट्रीटमेंट हाँ, होता है? अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। अगर दूसरे स्टेज में कोई अगर मरीज पहुंचता है, जी तो मोस्ट ऑफ द कॉमन जो ट्रीटमेंट रहता है कि जो पहली परत है जी जो हट गई है, जी वहां पर हम आर्टिफिशियल मसाला जिसको सीमेंट्स बोलते हैं, जी जी। सीमेंट्स लगा दें हम्म, उसके ऊपर, हम्म, तो वो परत आपकी रिस्टोर हो गई। जो परत आपकी घिस गई थी, कम हो जी गई, जी उसके ऊपर फिर हम सीमेंट लगा के उसको रिस्टोर कर देते हैं। जी ऐसा जी। यही प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है। हम्म, तो फिर उसके बाद अगर मरीज को कोई तकलीफ नहीं होती, तो फिर आगे का पूरा ट्रीटमेंट की मतलब यातना से मरीज बच जाता है। ऐसा बिल्कुल, है हाँ जी। हाँ, क्योंकि इसका जो दर्द होता है वो असहनीय हाँ दर्द जी होता जी है। जी। हाँ हाँ और अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें, पल्प जी। आपने कहा हाँ कि पल फिर जी उसके नीचे पल्प होता है, जी तो पल्प में एक बार संक्रमण शुरू हुआ जी तो फिर वो बहुत तकलीफदेह हो जाता है हाँ उस जी समय। जी जी। तो तीसरे स्टेज में फिर आप रूट कैनल जो है वो हाँ, तीसरे स्टेज में करते हैं। आप हाँ, हम सजेस्ट लोग करते हैं रूट जी, जी। कैनल हाँ, के लिए। रूट कैनाल करते हैं। हम्म, क्योंकि देखिए मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, कि जो हमारा जो दाँत है वो एकदम क्लोज़्ड स्ट्रक्चर जी है ना? ओपन नहीं है, एक तरफ से बंद है। हम्म, तो जब दाँत के अंदर में पेन होता है ना, तो वो चेम्बर टाइट रहता है। जी तो जी जब वहाँ पर इन्फेक्शन होता है ना, तो प्रेशर बहुत बनता है। इसीलिए जो दाँत का ट्रीटमेंट रहता है इतना भयंकर इसलिए रहता है, क्योंकि वो अंदर प्रेशर रहता है और जी उसको प्रेशर को निकलने के लिए कहीं जगह नहीं रहती। हम्म, इसलिए वो इतना ज़्यादा पेन होता है दाँत में ऐसा, बिल्कुल। क्योंकि ऊपर से तो बंद है आपका और नीचे से इन्फेक्शन है। तो हम्म, दाँत के अंदर जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनता है जी ना, वैसा पेन होता है। इसीलिए ये इसकी सीवियरिटी और बढ़ जाती है। सीवियर हो जी, जाता पेन है, तो रहता ही है, साथ में प्रेशर भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। रूट कैनल ट्रीटमेंट से पहले हमें कई लक्षण दिखाई देते हैं सर, और हम बहुत इग्नोर करते हैं जी, उन जी। लक्षणों को। और ख़ासतौर पे जब दर्द होता है तो पेन किलर एक जी, जी, जी। बहुत आम कॉमन जी। हाँ, एक बहुत कॉमन स्टेप है जो लोग जी, जी। लेते हैं हाँ, हाँ। कि हाँ चलो पेन है तो पेन किलर खा लो, और जी, एक दिन नहीं, एक हफ्ते नहीं, महीनों जी, जी, पेन जी, किलर जी। लेकर हाँ, निकाल हाँ, देते हाँ। हैं। इस जी, विषय में आप क्या कहेंगे? जी। देखिए पेन किलर आपको 2 तरीके से नुकसान पहुँचाता है। एक तो दाँत के दर्द को वो ठीक नहीं करता, केवल उसके दर्द को दबा देता है जी टेम्परेरी रूप से। हुँ, जब तक उसका असर रहता है आपको पता नहीं चलता। जैसे जी आपके दाँत को शून्य कर दिया जाए, हुँ, तो कितना भी दर्द हो पता नहीं चलेगा। जी दूसरा ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट ये रहता है कि उसका किडनी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जी अगर आप ज़्यादा पेन किलर खाएँगे, हुँ, तो डेफ़िनेट वो आपकी किडनी को खराब करेगा ही जी ऐसा। जी और अल्टीमेटली जब आपको वो दाँत का इलाज करवाना ही है या रूट कैनाल करवाना ही है, या बुरी से बुरी हालत में अगर आप इतना समय नहीं दे पाते हैं तो निकलवाना ही है, तो उतना दर्द झेल के उसको लास्ट में करवाएँ। उससे अच्छा शुरू में ही उसको ट्रीटमेंट करवा लें। बिल्कुल तो आप पेन किलर खाएँगे तो पेट में एसिडिटी, जी जलन और किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान जी पहुँचाता जी है। तो कोई भी पेन किलर बगैर डॉक्टर सलाह के मेरे विचार से 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप बहुत ही किसी इमरजेंसी में हैं, ट्रैवल में हैं, घर में फंक्शन है, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप खा लीजिए। जी उससे ज़्यादा की मैं सलाह नहीं दूँगा जी ऐसा। जी। तो पेन किलर समस्या कम तो नहीं करेगी, पर जी, समस्या को बढ़ा जी, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल बढ़ा किडनी सकते तक हैं। उसका जी, इन्फेक्शन जा हाँ, सकता है। तो जी। एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम दूसरी समस्या जी, खड़ी जी, कर जी। सकते हाँ, हैं। और वो ज़्यादा बड़ी होगी दूसरी वो वाली। ज़्यादा बड़ी होगी, जी, सही है। जी।
तो सर रूट कैनल ट्रीटमेंट पर हम वापस आते हैं। जी रूट कैनल ट्रीटमेंट जो है वो छोटे बच्चों का भी हो सकता है, जी युवा जो बुजुर्ग होते हैं, सब हर उम्र में ये हो सकता है? हाँ जी, उसमें टेक्निकली कहीं कोई मनाही नहीं है जी, कि इनका हो सकता है, उनका नहीं हो सकता। जी, लेकिन बच्चों में क्या है, वो थोड़ा मॉडिफ़िकेशन होता है, क्योंकि बच्चे में भी अगर वो दूध का दाँत है, जी, तो थोड़ा मॉडिफ़ाई करके उसको रूट कैनाल करते हैं। उसको पल्पेक्टोमी ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसमें रूट कैनाल ही होता है, लेकिन जी, थोड़ा मॉडिफ़ाइड होता है, क्योंकि वो दाँत दूध का है। जी, लेकिन अगर वो बच्चा है और उसका दाँत परमानेंट है, जी, तो लगभग उसका वैसा ही रूट कैनाल होगा। जी, और बच्चों में कई बार, जैसे बच्चा छोटा है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का, 9 साल का, तो कई बार क्या होता है, उनके दाँत की जो जड़ है वो कंप्लीट बनी नहीं रहती है। जी, तो उसमें 1-2 और मॉडिफ़िकेशन करते हैं। उसमें या तो हम उसमें कैल्शियम डाल के जी, जड़ को बनाने का प्रयास करते हैं, या थोड़ा होल्ड करते हैं ट्रीटमेंट को, कि जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा हो, उसकी जड़ थोड़ी मजबूत हो जी, जाए, पक जाए, उसको मटेरियल को रिसीव करने के लिए। जी, तो वो फिर वैसा मॉडिफ़ाई करके डॉक्टर लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें एक्स-रे में देखते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे की जड़ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। जी, लेकिन जनरली अगर 17-18 साल से बड़े बच्चे हैं, तो हुँ, उसमें जो कॉमन रूट कैनाल है वो होता है। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक एक फास्ट फॉरवर्ड रूट कैनाल भी होता है, सिंगल सिटिंग रूट कैनाल भी होता है, जी, लेकिन वो टेक्निकली मतलब बहुत कम कैटेगरी में ही वो अप्लाई होता है। हुँ, अगर दाँत के अंदर बिल्कुल ही इन्फेक्शन नहीं हो और फ्रेश ही मतलब ताज़ा-ताज़ा ही उसमें इन्फेक्शन हुआ जी, हो, तो कई बार बड़े शहरों में या समय बचाने के लिए सिंगल सिटिंग रूट कैनाल किया जाता है। लेकिन उसमें थोड़ा-सा ये रहता है कि दाँत को समय कम मिल पाता है नई कंडीशन के हिसाब से अडॉप्ट होने का। जी, जी, और जैसे दाँत में इन्फेक्शन वगैरह हो, तब तो दाँत को टाइम देना ही चाहिए, 2 या 3 रूट कैन सिटिंग में ही करना चाहिए। जी, लेकिन कभी-कभी टेक्निकल 1-2 जगह ऐसी रहती है हुँ, कि जहाँ पर हम सिंगल सिटिंग रूट कैनाल कर सकते हैं। उसमें जी, मरीज़ और डॉक्टर दोनों का समय बचता है, बट वो कैटेगरी बहुत छोटी है। जी, जी, ऐसा है। जी। संक्रमण बहुत कम हो। हाँ, बहुत ही कम हो, जी, जिसमें दाँत को बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं हो। जी, केवल वहीं पर ही बहुत छोटी कैटेगरी है वो, उसमें सिंगल सिटिंग रूट कैनाल होता है। हुँ, उसमें थोड़ा-सा बड़े शहरों में जैसे लोगों के पास समय जी, कम जी, रहता है, तो वहाँ पर थोड़ा इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। बट वो कैटेगरी बहुत छोटी है। जी, जी, वो लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो कोई एडवांस ट्रीटमेंट है या वो है, वो बस यही है कि उसमें समय थोड़ा-सा बचता है जी, मरीज का और डॉक्टर का, बस बाकी उसमें बाकी ट्रीटमेंट वही होता है उसमें। जी, जो हम 2-3 स्टेज का जो भी काम रहता है, वो हम सिंगल स्टेज में ही कर देते हैं, बशर्ते दाँत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हो, वो हेल्दी हो, जी, उसके अंदर में कुछ डॉक्टर को ये नहीं दिख रहा हो कि पस आ रहा है या वो है, तब उसके लिए ओपन करके छोड़ना पड़ता है। जी, लेकिन लगता है कि नहीं, एक सिटिंग में हो जाएगा, तो कई बार समय बचाने के लिए एक सिटिंग में भी किया जाता है, लेकिन वो कैटेगरी बहुत छोटी है, ऐसे जी, केसेस बहुत कम होते हैं। जी, जी। जी, और सर आपने कैप की भी बात जी, कही थी हाँ, हाँ। कि रूट कैनल ट्रीटमेंट में जैसा कि आप उसमें होल करते जी, हैं, जी, जी, फिर हाँ, हाँ। ट्रीटमेंट के बाद उसको कवर भी करना जी, ज़रूरी जी, हो हाँ, जाता है हाँ। क्योंकि वो नाज़ुक हो जाता है। जी, जी, हाँ। उस विषय में सर कुछ बताएँ? जी, हाँ, कैप आप ये समझ लीजिए कि एज़ अ हेलमेट, सर के ऊपर हेलमेट है, तो वैसा उसको दाँत के ऊपर बनाना रहता है, ठीक है? अब दाँत के ऊपर डायरेक्टली अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो वो तो चौड़ा हो जाएगा, ऊँचा हो जाएगा, जी, जी, तो वो बैठेगा नहीं ना फिर। जी, जी। तो उसके लिए वो कैप को जगह बनाने के लिए, ये समझ लीजिए कि नाखून के बराबर छोटा, चारों तरफ से दाँत को छोटा करते हैं। हुँ, हुँ। गाल की तरफ से भी, जीभ की तरफ से भी, ऊपर से भी और दाएँ-बाएँ से भी। जी, जब ये पूरा जब हो जाता है छोटा, फिर एक ठो आटे टाइप का एल्जिनेट इम्प्रेशन रहता है, उससे हम उसका नेगेटिव रिकॉर्ड करके, इतना काम पेशेंट का ऑन द चेयर रहता है। जी, उसके बाद फिर हम उसको भेज देते हैं। जी, उसके बाद जो कैप में रहता है, सबसे पहले वो नेगेटिव का पॉज़िटिव बनाते हैं। हम उसमें लिक्विड पत्थर डाल के, जी, उसमें डाल के सेट करते हैं, तो उसका पॉज़िटिव आ जाता है, मतलब जो मरीज़ का एग्ज़ैक्ट जो मुँह की फ़ोटोकॉपी है, वो हमारे पास हाथ में आ जाती है, जी, टेबल में। अब उसके बाद जैसे वहाँ पर जितना भी स्पेस है कैप के लिए, उसमें फिर हाथ से हम लोग मोम का वहाँ पर दाँत बनाते हैं कि जी, कैसा वो बनेगा दाँत एग्ज़ैक्टली। जी, अब वो मोम का दाँत बनाने के बाद, उसको जैसे टिफ़िन डब्बा रहता है, वैसा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके वो टिफ़िन डब्बा में उसको बंद कर देते हैं हम 2 हाफ़ में। जी, उसके बाद उसको गरम भट्टी में हुँ, डाल देते हैं। हुँ, तो जैसे ही हम गरम भट्टी में डाल देंगे, जो मोम है वो पूरा उड़ जाता है जी, और केवल जितनी वो जगह है जी, मोम की, उतना बचता है। जी, फिर उसमें हम पिघला हुआ मेटल डाल के, फिर वो टिफ़िन डब्बा टाइप का बंद कर देते हैं, फिर उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जी,
तो उसमें हमारे ऊपर कैप का क्या है, एक फ्रेमवर्क आ जाता है बेसिक वाला। जी अब उसके बाद उसको फिनिश पॉलिश करके उसके ऊपर 1-2 लेयर और दाँत के रंग की चढ़ा के फिर उसके बाद उसको कवर कर देते हैं। तो जो एकदम जो पहला जो बेसिक वाला रहता है, उस जो स्टील के रंग का रहता है उसको मेटल का कैप बोलते हैं। जी ये जी। सबसे स्टार्टिंग लेवल की है। हम्म, उसके बाद उससे थोड़ा ऊपर सिरेमिक कैप आता है जो सबसे ज़्यादा चलता है। जी उसमें दाँत के रंग की एक परत उसमें जी। लगा देते हैं। ये सिरेमिक हो गया। और फिर उससे थोड़ा-सा एडवांस जो है वो जिरकोनियम कैप आता है। अच्छा। वो मटेरियल दूसरा रहता है, उसमें सेम रहता है बट वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट रहता है। जी तो जैसे कई लोगों का जॉब है, जैसे एयर होस्टेस हैं या किसी बहुत बड़ी कंपनी में जी हैं, जी। सामने का उनका दाँत है और उनको उनकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। तो वो उस कैटेगरी के लोग थोड़ा ज़्यादा लगवाते हैं, जिनको बहुत खूबसूरत दाँत चाहिए। जी तो वो जिरकोनियम वाले दाँत रहते हैं, वो जी थोड़े से कॉस्टली रहते हैं बट उस टाइप के भी कैप आते हैं ऐसा। जी। तो ये इतने प्रकार के कैप जी, होते हैं जो लगाए जा हाँ, सकते हैं। जी। तो रूट कैनाल के बाद बिना कैप के भी रहा जा सकता है, ये अनिवार्य होता है? लगभग अनिवार्य रहता है। आप कुछ समय तक तो बगैर कैप के रह सकते हैं, जी 2-4 हफ्ते। जी लेकिन उसके बाद क्या है, दाँत हमेशा एट रिस्क रहता है। जी। कभी अचानक से आपने कड़ा चीज़ खा लिया, बादाम, फली, चना या खाने में कभी कंकड़ आ गया, बिल्कुल। तो दाँत जब अनप्रोटेक्टेड रहेगा ना, तो वो कभी भी फ्रैक्चर हो जाएगा। तो अगर अच्छा। फ्रैक्चर हो गया, तो फिर अगर दर्द हुआ तो फिर निकालना पड़ेगा। जी तो फिर जितना मेहनत किया मरीज़ ने, डॉक्टर ने उस जी दाँत को बचाने के लिए, वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। जी जी। इसलिए कैप इज़ कंपल्सरी ऐसा है। और जब कैप लगता है जी। तो क्या वो ओरिजिनल दांत की तरह ही काम करता है या फिर कुछ उसमें 100% ओरिजिनल दाँत जैसा काम करेगा आपका। जी जी, जी। तो मतलब मुस्कान जो लोगों की है वो बरकरार रहेगी रूट बिल्कुल। कैनल के बाद जी, जी, भी। बिल्कुल। और हम आपको बता दें श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रायगढ़ के मशहूर दंत चिकित्सक श्री राकेश जग्याशी जी। आपका पुनः रेडियो धूम में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। रूट कैनल ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारियाँ हमें दी। इस संबंध में एक प्रश्न और जो मेरे मन में आ रहा है सर जी। कि जब जितने भी हम जैसे आम लोग हैं जी, जी, जी। जिन्हें दाँत की समस्या होती है और जब जी। दाँत में दर्द होता है, तो जो पेशेंट है या जो लोग हैं वो पहले ही दर्द में हैं जी, जी, जी। और दर्द को लेकर जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं हुँ, और हुँ, उस हुँ। दौरान कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं, कुछ हुँ, बातें ऐसी होती हैं जो हम जी। पहले से सुने होते हैं यहाँ-वहाँ से जी, जी, जी। कि दाँत निकलवाते हैं तो ये दर्द होता है हुँ, या फिर रूट कैनल ट्रीटमेंट दर्दनाक प्रक्रिया है। जी, तो जी, क्या जी। सच में ऐसा है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे तो मरीज़ का दर्द कम ही होता है, रूट कैनाल के बाद। और ये है कि अगर थोड़ा-सा दाँत को अगर जेंटली ट्रीट किया जाए, तो लगभग पेनलेस प्रोसीजर है। जी, और एनेस्थीसिया देते हैं रूट कैनाल के समय, जी। 3-4 घंटे तो शून्य रहता है। हुँ, और उसके बाद अगर सही मेडिसिन अगर दाँत के अंदर है और उसको हल्के हाथ से किया जाए, तो लगभग दर्द रहित प्रक्रिया है। बल्कि दर्द बहुत कम हो जाता है, 99% दर्द खत्म हो जी, जाता है जी। तो पेशेंट जो का। श्रोता हमें रेडियो धूम पर सुन रहे हैं, अगर उन्हें दाँत संबंधी कोई परेशानी है, तो ज़रूर आपकी बात सुन के उनके मन से ये भय निकल जाएगा जी, कि बहुत दर्द होता है और उससे बेहतर है कि हम सहते चलें। ऐसी सोच ना रखकर वो ज़रूर ट्रीटमेंट की तरफ जाएँगे। और सर इसी पर मेरा जो अगला प्रश्न है वो जी। ये कि आम तौर पर होता है कि जब हम रूट कैनल के लिए जा रहे होते हैं, हुँ, हुँ। सपोज़ कि चिकित्सक ने कह दिया कि अब रूट कैनल करना है। जी, जी। तो एक पेशेंट जिसे दाँत में तकलीफ है, जो रूट कैनल कराने जा रहा है, जी, जी। उस समय वो क्या सावधानियाँ रखे और क्या करे? और रूट कैनल के बाद अच्छा। किन बातों का ध्यान रखे? जी। रूट कैनाल के बाद देखिए, एकदम इमीडिएट तो डॉक्टर भी बताते हैं, जैसे एनेस्थीसिया रहता है आपको, जी, तो जब तक एनेस्थीसिया रहता है 2-4 घंटे, तब तक आप चबाने वाली कोई भी चीज़ मत खाइए। आप जी, लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, पानी, चाय, कॉफ़ी, जूस वगैरह आप ले लीजिए। क्योंकि आपका जो होंठ और गाल है वो एनेस्थीसिया है, तो आप चबाएँगे तो उसको आप चबा लेंगे तो पता नहीं चलेगा। जी, तो आप खुद को नुकसान पहुँचा लेंगे, तो बाद में दर्द होगा, इसलिए मना किया जाता है। और उसके बाद फिर कोशिश कीजिए कि आप मीडियम टाइप का खाना खाएँ। बहुत कड़ा जो खाना है वो थोड़ा-सा अवॉइड करें। जी, जैसे चना, बादाम, फली अगर घर में है तो इनको कूट के आप खा लें। जी, और थोड़ा मीडियम टाइप का फूड ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा-सा उस हिस्से को प्रोटेक्ट करके रखें, उस पर ज़्यादा लोड नहीं आए बस। जी, जी, बस यही ध्यान रखना है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना डेली रूटीन का काम कर सकते हैं। आपका जॉब है, आपका शॉप है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, जी, जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। जी। और रूट कैनल से पहले जिस समय हम जा रहे होते हैं जी। रूट कैनल अ, कराने। बस यही है कि आप अपना हल्का-फुल्का जो मील है, जो नाश्ता है या खाना है,
जी, वो आप खा लीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद वैसे भी 3-4 घंटे तक आपको खाना नहीं है कुछ भी, जी, जी, तो भूख लगेगी, या कई लोगों को उसकी वजह से चक्कर आ सकता है जी, खाली पेट रहने से, जी, या जिस दिन फास्ट है हुँ, उस दिन थोड़ा सा या तो फलाहारी ले लें या फास्ट वाले दिन अवॉइड करें। जी, बस यही हल्की फुल्की सावधानी जी, रखना है जी। ऐसा। अगला जो मेरा प्रश्न है जी कि जब आम व्यक्ति जिसे तकलीफ है दाँत में, जब जी वो जी दंत जी चिकित्सक के पास जाए, जी डेंटिस्ट के जी पास जी जाए, जी जी तो मानसिक रूप से खुद को कैसे तैयार करे? जी जी जी, सबसे पहले तो इसमें यह है कि डरना नहीं है। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद उसके सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह से देख जी, के, जी। और ड्रिल और इंजेक्शन और उसकी आवाज़ सुन के कई लोग डरते हैं, तो हुँ, हुँ। डरना नहीं है, एकदम भय रहित होकर जाइए। और डेंटिस्ट के पास जाने से पहले आप अगर हल्का फुल्का आप खा लीजिए, जो भी आपका मील जो रेगुलर है, नाश्ता वाला या खाने वाला जो भी आपका टाइम है, वो आप ले लीजिए। एकदम ही खाली पेट मत जाइए। जी, और अपनी जितनी भी मेडिकल हिस्ट्री है, अगर आपकी कोई है, अगर आपकी कोई हार्ट की कोई दवाई चल रही है, जी, तो वो उसके प्रिस्क्रिप्शंस और उसकी दवाइयाँ अपने साथ जाते समय डेंटिस्ट को बताइए। और सबसे पहले बताइए कि मैं जी, हार्ट का मरीज हूँ, मेरी ये दवाई चल रही है, या मैं शुगर का मरीज हूँ, मेरी ये चल रही है। और हो सके तो अपनी लेटेस्ट की जो शुगर की रिपोर्ट है, जी। वो आप लेके जाइए, जैसे फास्टिंग शुगर या खाना खाने के 2 घंटे बाद वो, हुँ, है ना? अगर कोई यंग लेडी अगर प्रेग्नेंट है, तो उसको सबसे पहले बताना चाहिए कि जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जी, और या कई मरीजों के हार्ट में पेसमेकर डला जी, रहता है। जी, अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है या पेसमेकर है, जी, या उससे संबंधित दवाई चली, तो ये सबसे पहले बताना चाहिए डेंटिस्ट को। जी, क्योंकि हो सकता है कि आप डेंटिस्ट को दिखाएँ, डेंटल चेकअप करें जी, और वो आप बताना भूल जाएँ, जी, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो हमको डेंटल ट्रीटमेंट में कंसीडर करनी रहती है। जी, जी, तो ये आप सबसे पहले बताइए। अगर आपकी थायराइड की कोई टैबलेट चल रही है वो, तो आप टैबलेट और पुराने अगर पर्चे वगैरह हैं वो लेके जाएँगे, तो आपके विज़िट का टाइम बचेगा, जी, डेंटिस्ट के लिए भी ईज़ी रहेगा। जी, वो आपकी एक विज़िट बच जाएगी कि जिसमें वो आपको ये बोले कि ये लैब टेस्ट करा के लाइए, या वो दवाई लाइए, या जी, वो, तो उसमें आपकी एक विज़िट आपका समय और सुविधा बचेगी। डेंटिस्ट के लिए भी बहुत सुविधाजनक रहता है, जी। और मरीज़ के लिए भी उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसको सही सही दिशा मिल सही दिशा जाती मिलती जी, है जी। ऐसा। जी। सर और कई बार ऐसा होता है कि हम पहले ही किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं, जैसे जी। कि हमें या तो बुखार है, जी, जी, या जी। जॉन्डिस हो गया है, जी, या जी, जी। टाइफाइड हो गया, उस बीच दाँत में दर्द हो रहा है या जी, दाँत की जी, जी। समस्या उत्पन्न हो रही है, हाँ, हाँ, हाँ। उस दौरान हम क्या करें? जी, उसमें भी अगर आपने किसी जनरल फ़िज़िशियन को दिखाया है, उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या उसके संबंधित जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है, वो आप लेके जाएँगे। जी, डेंटिस्ट देखेगा आपकी ये रिपोर्ट है, इसमें ये मेडिसिन चल रही है, इसमें कोई विरोधाभास तो नहीं है। जी, और अगर कभी ऐसा लगता है, तो हम फ़िज़िशियन से या एमडी से, या जिस डॉक्टर या सर्जन से उसका ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है, उनसे हम एक सेकंड ओपिनियन भी ले ले सकते हैं। सकते हैं कि डेंटिस्ट के हिसाब से इनका ये ट्रीटमेंट है, रूट कैनाल होना है, या दाँत निकलना है, या जी, दाँत की सफाई करनी है। तो जी, मेडिकली ये पेशेंट फिट है कि नहीं, या आपको कोई इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं है, जी, या फिर हमको रुकना तो नहीं है। तो दूसरे चिकित्सक से भी हम सलाह लेके ले सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसा। जी, जी। तो इतनी सारी चीज़ें हमें मानसिक रूप से पहले खुद को तैयार जी, करना पड़ता है जी, जी। और जो भी हमारी हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री, वो हम जी, पहले सामने रखें और जी। सारी चीज़ों को खुल के बताएँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल क्योंकि कहते मेरा हैं मेरा ये अनुभव है कि 10 साल पहले शुगर के मरीज़ या और हार्ट के मरीज़ बहुत कम होते थे जी, समाज में। जी। आते थे तो उतना मरीज़ भी नहीं मानता था, और डॉक्टर भी ये मान के चलता होगा कि पेशेंट यंग है, 40 से कम है तो हेल्दी होगा। जी, लेकिन अभी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ इतनी बढ़ गई है जी, कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों को मेडिकल पार्ट का ध्यान रखना वो ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरी है जी, ऐसा। जी, जी। जी। और होता क्या है कि जब हम किसी परेशानी से पहले ही ग्रसित हैं, हम रोज़ अगर उसकी दवा लेते हैं, तो वो जी। हमारे हैबिट में आ जाता हाँ। है और धीरे-धीरे हम उससे स्पेसिफिक नहीं लेकर जनरल लेने लगते हैं जी, जी, और जी। भूल जाते भूल हैं। जाते हैं। जी, जी, जी। और तब फिर हम बताना भी भूल जाते हैं कि हमें ये जी, जी, समस्या है जी। या हमारी ये रेगुलर हाँ, ट्रीटमेंट या हाँ, रेगुलर या मेडिसिन जी, चल आप रही है। पीपी की दवाई ले रहे हैं, जी, या अगर आप उस दिन फ़ास्ट भी हैं, जी, तो भी डेंटिस्ट को जाके सबसे पहले बताइए, आज मेरा फ़ास्ट है, क्या ये ट्रीटमेंट हो पाएगा फ़ास्टिंग में, नहीं हो जी, पाएगा, या उसमें कुछ अल्टरनेट करना है, इमरजेंसी है, तो हम ऑन द स्पॉट कई बार मरीज़ को हम लोग ग्लूकोन-डी या इस टाइप का छोटे सैशे देते हैं, जी, ताकि उनका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बहुत ड्रॉप नहीं हो जाए। जी, जी, क्योंकि ट्रीटमेंट के दौरान या उसके बाद अगर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल बहुत डाउन हो गया,
तो पेशेंट कई बार चक्कर खा के गिर सकता है, जी, उसको चोट लग लग सकती सकती है। है। हाँ, या कोई अगर किसी के साथ टू व्हीलर में फैमिली में आया है, वो पेशेंट पीछे बैठा है, जी, तो वो गिर गाड़ी से सकता भी है। गिर सकता है। हुँ, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। तो बिल्कुल। अगर आप फास्टिंग है या शुगर है या ब्लड ग्लूकोज बहुत डाउन हो रहा है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत जी, ही अ, गंभीर बात आपने बताई है और ये बातें जो आम हम जैसे आम लोग सचमुच अक्सर भूल जाते हैं कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं जी, हमारे जी, साथ और जी, हम सिर्फ़ एक ट्रीटमेंट कराने के उद्देश्य से घर से निकलते हैं और जी, डेंटिस्ट के पास या किसी भी चिकित्सक के जी, जी, पास हम जी, जाकर सीधे ट्रीटमेंट के लिए बैठ जाते हैं, जी, अपनी जी, पुरानी हिस्ट्री बताए बिना। जी, जी, बिल्कुल। और सर बच्चों पर आते हैं हम, जी। बच्चों के दाँत की हुँ, हुँ, समस्याओं हुँ, पर। हुँ। बच्चों के जब दूध के दाँत होते हैं जी, जी, जी। जब वो दाँत टूट जाते हैं, गिर जी, जाते हैं, फिर हाँ, परमानेंट जो दाँत जी, आते हैं, हाँ, तो हाँ। कई बार वो दाँत अच्छी तरह से नहीं आकर टेढ़े-मेढ़े आते जी, हैं। जी, 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 हाँ। तो चेहरे का स्ट्रक्चर हुँ, बदल जाता है, बच्चे जी, की जी, जी। खूबसूरती कम हो हाँ, जाती है कई जी, बार जी, दाँतों जी, के हाँ, कारण। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है और माता-पिता जो हैं, जी, कब से उसका मतलब उसकी ओर ध्यान दें और कब उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें? जी, जी, जी। जी, देखिए क्या होता है जनरली 6th मंथ में बच्चे का पहला दाँत आता है, जी, ठीक है? उसके बाद और 6 साल में बच्चे का पहला परमानेंट दाँत आता है। जी, जो बचपन के दाँत रहते हैं उनको मिल्क टीथ बोलते हैं या हुँ, दूध के दाँत बोलते जी, हैं प्रैक्टिकल भाषा में। जी, तो 20 जो हैं वो दूध के दाँत रहते हैं आपके, हुँ, और जो 32 हैं वो परमानेंट दाँत रहते हैं। जी, तो 6 महीने में पहला दूध का दाँत आता है और 6 साल में पहला परमानेंट टीथ आता है। जी, तो 20 टूटते हैं और 32 आते हैं। आते हैं। तो ये 6 साल से करीब-करीब 14 साल तक प्रोसीजर चलता है जब दाँत टूटते हैं, झड़ते हैं। तो उस दौरान क्या है, मिक्स कंडीशन बोलते हैं हम लोग जी, मेडिकल में। हुँ, उस समय मरीज के मुँह में, बच्चे के मुँह में दूध का भी दाँत रहता है, परमानेंट दाँत भी रहता है, ठीक है? तो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर जैसे 2 साल का, 3 साल का होता है तो क्या वो मीठा चॉकलेट खाना जी, चालू करता है। हुँ, और मैं थोड़ा-सा समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चे को पहला चॉकलेट बड़े ही देते हैं, उसके पेरेंट्स बिल्कुल। या कोई रिश्तेदार या जी, कोई प्यार से देते जी, हैं, तो ठीक है वो। लेकिन उसके साथ-साथ थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखें कि ज़्यादा चॉकलेट ही बच्चों में आजकल मैं देख रहा हूँ ज़्यादा दाँतों के सड़न का कारण बन रहा है। जी, जी, और तो चॉकलेट वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं दें बच्चों को, सबसे बड़ा कारण। दूसरा क्या है, जैसे बच्चे लोग जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो बॉटल फीड करते हैं जी, या दूध पीते हैं, तो वो उसमें क्या है, शुगर डालती है मदर्स। हुँ, हुँ, तो वो कई बार जैसे रात को बच्चे ने दूध पिया और सो गया या बॉटल में फीड कर रहा है तो वो पीते-पीते सो गया। जी, तो वो जो मीठा जो है ना, शुगर, वो मीठे की वज़ह से मुँह में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ती है, जी, उससे दाँत स सड़ते हैं। जी, तो या तो दूध को अगर कोशिश करें थोड़ा-सा कम मीठा बनाने की, या अगर बच्चा फीके पे एडॉप्ट कर ले तो बढ़िया है, जी, या फिर 1-2 घूँट उसको पानी पिला दें उसके बाद, तो जो मुँह में जो शुगर का जो मीठापन है वो जी, जी, थोड़ा-सा कम हो जाए। कम हो जाएगा। और जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जैसे 5वीं-6वीं में भी रहते हैं, हुँ, तो रात को पढ़ते हैं तो बीच में उठे थोड़ा बिस्किट खा लिए, स्नैक्स खा जी, लिए, जी, तो बिल्कुल। खाने के बाद जैसे सो गए तो वो रात भर दाँत में रहता है। हाँ, तो वो सड़न को बढ़ाने का पूरा उसको टाइम मिल जाता है रात भर, जी, क्योंकि खाना फँसा है तो सड़ेगा, जी, तो वो बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती स्टार्ट है। हो जाते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा-सा ध्यान देना है। और जैसे बच्चों में बड़ा होता है तो दूध के दाँत टूटते हैं और परमानेंट दाँत आते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि दूध का दाँत थोड़ा-सा ज़िद्दी रहता है, वो अपनी जगह छोड़ता नहीं, वो जी, वहीं पे रहता है। हुँ, और जो परमानेंट दाँत रहता है वो भी ज़िद्दी रहता है, वो भी उसके आगे या आ पीछे जाता से है। आ हाँ, जाता है। हुँ, तो ये उस समय कंजेशन टाइप की स्थिति रहती है कि वहाँ पर दूध का दाँत भी है, परमानेंट दाँत भी है। तो फिर डेंटिस्ट को दिखा के उसकी सलाह के हिसाब से जिस दूध के दाँत के रिस्पॉन्डिंग अगर परमानेंट दाँत आ गया है, जी, तो फिर वो दूध के दाँत को निकाल देना चाहिए, उसका कोई काम नहीं है, ऐसा है। अच्छा, हाँ, और फिर उसके बाद जब 14 साल के आस-पास, 12-14 साल में जब सारे परमानेंट दाँत आ जाएँ, जी, उसके बाद फिर जो भी टेढ़े-मेढ़े दाँत का ट्रीटमेंट होता है, फिर वो फाइनल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए जो 1 डेढ़ साल का चलता है, तार-वार बाँध के, जो भी जैसे जी, टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं उसको सीधा करने के लिए, वो फाइनल लास्ट में ट्रीटमेंट होता है, 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद ऐसा। मतलब उससे पहले उन दाँतों के साथ जो टेढ़े-मेढ़े दाँत आ भी रहे हाँ, होंगे, हाँ। तो कुछ नहीं किया कुछ जा नहीं सकता। करना है, कुछ नहीं करना है। जी, आइडियल तो यही है, कुछ नहीं जी, करना है। जी, किसी-किसी बच्चे में ऐज के हिसाब से 1 आध 2 साल का आगे-पीछे हो सकता है, जी, बट आइडियल ऐज 14 ईयर्स। जी, जी। और कई बार हम ये भी देखते हैं सर कि दाँतों का जो रंग होता है हुँ, बच्चों का, हुँ, हुँ। वो कई बार सफ़ेद नहीं होकर वो जी, परमानेंट दाँत पीले ही आते हैं। पीले ही आते हैं। हाँ, जी। तो इस ये कैसी समस्या है? देखिए, इसमें इसके 2-3 कारण हो सकते हैं आपके। जैसे बहुत पहले बच्चे बीमार पड़ते थे तो जो जनरल फिजिशियन या बच्चों के डॉक्टर थे,
उनको एंटीबायोटिक एक देते थे, उसका नाम रहता था टेट्रासाइक्लिन। जी। तो ये जो दवाई है टेट्रासाइक्लिन, हालाँकि आज उसका यूज़ बहुत कम हो गया है मॉडर्न ज़माने में, लेकिन अगर बच्चा बचपन में बहुत बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा हेवी एंटीबायोटिक्स चली जैसे टेट्रासाइक्लिन वगैरह, जी। तो वो उस समय क्या दाँत बनने की स्टेज रहती है, जी। तो उस समय दाँत का कैल्शियम अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता, जी। तो टेट्रासाइक्लिन के दाग की वजह से उसके दाँत जो हैं डिस्कलर्ड आ सकते हैं, जी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जैसे कई बार जो बच्चा है वो ऐसी कंडीशन में रहता है या उनके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब रहता है, जी। तो वो कई बार ऐसे एरिया में रहते हैं या उनकी पोस्टिंग होती है उनके फादर की, कि जहाँ पर जो उनके पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा रहता है। जी। जी। तो अगर फ्लोराइड ज़्यादा रहेगा, उस समय भी बच्चा अगर डेवलपिंग स्टेज में है, उसके दांत बन रहे हैं, बच्चा बढ़ रहा है, जी। तब भी उसके दांतों का जो कलर है वो डिस्कलरेशन अच्छा, हो सकता है। ये भी मतलब एक पानी कारण भी है। एक कारण हो पानी सकता भी है। कारण है। हालाँकि मैंने कहीं पढ़ा था पेपर में कि गवर्नमेंट ये एक जहाँ भी रहता है जिस डिस्ट्रिक्ट में, जी। तो गवर्नमेंट जो है जहाँ पर हैंडपंप वगैरह से वो पानी जी। आता है, वो जी। हैंडपंप को पूरा लाल रंग में पुतवा देते हैं अच्छा। कि इस हैंडपंप में फ्लोराइड ज़्यादा है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए। जी। ये जी। करके गवर्नमेंट भी उसके लिए सतर्क है। एक सतर्क है, जी। और ज़्यादा फ्लोराइड से बोन वगैरह ग्रोथ में भी दिक्कत आती है। जी। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं गवर्नमेंट के। ये भी एक कारण है कि बच्चों के जो दाँत हैं वो बदरंग आते हैं, मतलब जेनेटिकली, मतलब जी। नेचुरली नेचुरली। नेचुरली उनके दाँत थोड़े पीले या थोड़े ऑफ व्हाइट टाइप के या हुँ। चॉक के जैसे या ब्रिटल आएँगे, जी। तो वो इस वजह से आते हैं। उसमें फिर एक ही ट्रीटमेंट बचता है कि जब वो बच्चे जैसे बड़े हो जाएँ, हुँ। तो फिर दाँत के ऊपर हम सिरेमिक व्हाइट कलर के उनके ऊपर परमानेंट कैप कर दें, जी। तो फिर जो ऑफ कलर है वो छूट जाता है। छूट वही एक जाता है। उसका बड़े होने के बाद वही ट्रीटमेंट है उसका। जी। मतलब हम देख रहे हैं कि बच्चों के जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर बड़े होने के बाद ही जी, जी, उसका जी। ट्रीटमेंट हाँ, कराया जा जी, सकता है। जी, हाँ। जब तक कि दूध के दाँत पूरे टूट ना जी, जाएँ, निकल हाँ, ना जाएँ हाँ। और परमानेंट दाँत सेट ना हो सेट जाएँ। ना हो जाए। जी, बिल्कुल। अब बुज़ुर्गों पे आते हैं सर जी। कि जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही बुज़ुर्ग भी जी, होते जी, हैं, जी। और बल्कि उस उम्र में उनकी क्षमता वो नहीं होती कि वो दाँत दर्द को भी सह पाएँ। जी, जी, जी। इवन कई बार ये होता है कि जो दाँतों की सर्जरी होती है, जी। वो भी कराने के लिए सोचते हैं घरवाले जी, जी, कि जी। बुज़ुर्ग हैं, जी, कराएँ या जी, नहीं। जी। तो बुज़ुर्गों के दाँतों के ट्रीटमेंट के लिए हाँ, क्या आप सलाह देंगे? जी। जनरली जो आज की डेट में जो बुज़ुर्ग हमारे संपर्क में आते हैं, वो एक्चुअली पिछली जनरेशन के हैं। जी। तो उस समय इतने एडवांसमेंट ट्रीटमेंट भी नहीं थे, और इतनी एडवांस मशीनें भी नहीं थी, जानकारी भी नहीं थी, और इतना जो डेंटल ट्रीटमेंट है, उसका उतनी गहराई तक पहुँच भी नहीं थी लोगों की। ले जी। देके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही पहले ट्रीटमेंट होता था। जी। तो अधिकांश ऐसे जो मरीज़ बुज़ुर्ग आते हैं, वो दिखते हैं कि उनके सब दाँत झड़ चुके हैं। जी। तो वो फिर उसमें एक ही ऑप्शन बचता है कि वो आर्टिफ़िशियल डेंचर्स लगाएँ, जी। नकली दाँत। तो वो जनरली 2 टाइप के होते हैं। एक तो जो आप कॉमन देखे होंगे, जैसे मेरी दादी भी लगाती थी, जी। लगाए निकालने वाले जो दाँत जी। हैं। हाँ, हाँ। तो उसमें थोड़ा-सा उनको साइकोलॉजिकली एडजस्ट करने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है, कि जी। जो लगाए निकालने वाले दाँत हैं ना, उनमें जड़ नहीं रहती। वो बिल्कुल। केवल प्लेट रहती है, और ऊपर-ऊपर का हिस्सा जो दिखता है हमको क्राउन है, वो होता है। तो वो जब लगाते हैं बुजुर्ग लोग, तो उसको क्या है, सबसे पहले एडॉप्ट करना पड़ता है। जी। अब वो नई चीज़ है जो सीखना पड़ता है आपको। बिल्कुल। जैसे साइकिल चलाना, साइकिल बैलेंस करना, वो हुँ। लगाने के बाद पहले दिन से बहुत कम लोग उसको एडॉप्ट कर जी। पाते हैं। तो जी। पहले उसको सीखना पड़ता है, क्योंकि जब आप उसको रखेंगे मुँह में, तो जीभ उसको फेंकने का कोशिश करेगा, मुँह में थूक ज़्यादा आएगा, बोलते नहीं बनेगा, जी। गाल उसको हटाएगा। तो वो हुँ। पहले तो उसको एडॉप्ट करना रहता है। उसके हुँ। बाद क्या है, उसको जो खाना है, तो उस दाँत में उतनी जड़ नहीं होती, इसलिए आप उसमें खींच नहीं सकते या तिरछा नहीं खा सकते। जी। उसमें आपको छोटा-छोटा टुकड़ा करके फूड पार्टिकल दोनों साइड में रख के, दोनों साइड में बैलेंस करके धीरे-धीरे करके खाना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। हाँ। तो वो थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, जो आर्टिफ़िशियल डेंचर्स रहते हैं। जी। या फिर एक सेकंड ऑप्शन है, लेकिन वो थोड़ा-सा कॉस्टली है। उसमें जनरली जो स्क्रू वाला जो ट्रीटमेंट रहता है, जी। उसमें कॉमन ये रहता है कि 4 स्क्रू ऊपर हुँ। और 4 स्क्रू नीचे, वो हम स्क्रू लगा दें, जी। और उसके बाद फिर जब स्क्रू अपनी हड्डी में मजबूत जगह बना ले, तो स्क्रू के ऊपर फिर हम नट बोल्ट से उस डेंचर को कस सकते हैं। वो थोड़ा-सा बेटर रहता है, वो पेशेंट जल्दी एडॉप्ट करता है, क्योंकि वो लगभग उसके फिक्स दाँत के जैसा रहता है। बिल्कुल। हाँ। हाँ, बट वो थोड़ा-सा महानगरीय ट्रीटमेंट है। आम आदमी से पहुँच से थोड़ा बाहर है। जैसे समय बढ़ेगा तो फिर वो कॉमन हो हो जाएगा। जाएगा। तो हाँ। बुजुर्गों में जनरली यही दोनों टाइप के ट्रीटमेंट रहते जी। हैं सर। जी। और सर अंत में अब हमारे जितने भी श्रोता हैं और जी। जितने भी आम लोग हैं जिन्हें भी दाँत की समस्या है या नहीं है, जी, जी, जी। उनको आप एक दंत चिकित्सक होने के नाते क्या सलाह देंगे? जी, जी।
जी देखिए, सबसे पहले तो दाँत की नियमित रूप से आप सफाई कीजिए। सफाई कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले कुछ भी आप खाते हैं तो उसके बाद कुल्ला ज़रूर कीजिए अच्छे से। 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे आफ्टरनून में आप लंच लेंगे तो ब्रश तो कर नहीं सकते, जी, तो आप जो है अच्छे से उसको कुल्ला कीजिए। जी, और उसके बाद हो सके तो अगर मॉर्निंग के ब्रश से ज़्यादा ज़रूरी है रात का ब्रश। जी, रात को आप ब्रश करके सोएँगे तो मुँह में कुछ भी खाना नहीं फँसा रहेगा, हुँ, तो ओवरनाइट सड़ेगा नहीं। जी, तीसरी बात क्या है, अगर कहीं खाना फँस रहा है तो वो आप एकदम उसमें सचेत हो जाइए। वो पहला स्टेज है जहाँ पे खाना फँसता है। जी, क्योंकि खाना फँसता है, लोग सीख वगैरह से निकाल लेते निकालते हैं हैं। तो आधा निकलता है, आधा निकलता नहीं, वहीं रह जाता है। जी, तो वो क्या है, सड़ता है। तो जी, जब वहाँ पर खाना सड़ेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो क्या है, एसिड वो बनाते हैं वहाँ पे। वो जी, एसिड जो है हमारे दाँत का जो इनेमल का जो कैल्शियम है, जी, उसको वो घोल देते हैं। तो फिर वहाँ पे और बड़ी जगह बनती है। तो ये हुँ, साइकिल चलता जाता है। फिर और खाना फँसता है, फिर और जगह बड़ी बनती है। जी, फिर जी, साइकिल तब तक चलता है जब तक वो अंदर तक नहीं ना सड़ जाए। चला जाए। तो खाना वगैरह जैसे आपका फँस रहा है, तो आप थोड़ा-सा उसमें अलर्ट हो जाइए। जी, और कई बार जैसे कुछ यंग बच्चे रहते हैं 16-17 साल के, जैसे जिनके दाँत टेढ़े-मेढ़े टेढ़े हैं, मेढ़े तो उनका वो चाह के भी ब्रश नहीं कर पाएँगे, नहीं है कर ना? पाते हैं। क्योंकि कुछ दाँत पीछे हो जाएँगे जी, तो उसमें आप कोशिश कीजिए कि अगर आप करवा सकते हैं तो उनको एक लाइन में करवा लीजिए। और नहीं तो जो दाँत आपका अंदर है उसको एफर्टली आपको साफ़ करना है, ध्यान देके कि ये दाँत मेरा अंदर है, जी, तो उसको अच्छे से साफ़ करूँ। और ब्रश करते समय थोड़ा-सा अगर कॉन्शियसली अलर्ट रहेंगे कि मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं दाँत सफाई कर रहा हूँ, दाँत पे ध्यान दूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो यंगस्टर रहेगा तो अपने स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम के बारे में सोचेगा। जी, कोई बिल्कुल, आदमी रहेगा तो अपने डेली रूटीन, शॉप रूटीन, या बिज़नेस या जॉब के बारे में सोचेगा। तो बिल्कुल, 2 मिनट आप केवल दाँत में ही चारों तरफ आप ब्रश कीजिए। जी, अंदर, बाहर, जीभ के तरफ, ऊपर तालू के तरफ, है ना? जी, जी, एकदम पीछे ले ले जाके। कई बार पीछे ले जाएँगे ब्रश तो हो सकता है उबकाई आए शुरू-शुरू हाँ, में, या बने नहीं आपको, लेकिन वो आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। चारों तरफ क्या है, ब्रश और पेस्ट पहुँचना चाहिए। जी, लोगों जी, का पूरा एनर्जी ये रहता है कि मैं पेस्ट कौन-सी ले लूँ, लेकिन वो हुँ, पेस्ट पहुँचती ही नहीं है वहाँ तक, बिल्कुल, जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। हाँ, तो सफाई कैसे होगी? तो जनरली देखने में ये आता है कि लोगों के सामने के दाँत तो बढ़िया रहते हैं जी, क्योंकि वो मिरर में दिख दिखते जाता है। हैं, हाँ, लेकिन सामने के दाँत का ही बैक पोर्शन जो जीभ के तालू की तरफ रहता है या पीछे के जो दाँत हैं, वो थोड़े-से इग्नोर्ड रहते हैं। अगर 2 मिनट का सिंसियर टाइम दे देंगे तो सही रहेगा। जी, और ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज़ कीजिए। जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महँगा वाला भी ब्रश, सॉफ्ट लीजिए और उसको महीने दर महीने चेंज कर जी, लीजिए। जी, बस और कुछ नहीं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें जी, की जी। ज़रूरत। और सर रेडियो धूम 89.6 के श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यहाँ आकर, स्टूडियो आकर आपको कैसा लगा? जी। ये तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा, यहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट, सेटअप वगैरह मुझे देख के बहुत आधुनिक लग रहा है मुझे। और बहुत ही सुखद अनुभव रहा यहाँ पर जी, जी। रिकॉर्डिंग का, बातचीत का। और आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया उसके लिए मैं आभारी रहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर और हम चाहेंगे भविष्य में भी हमारे श्रोताओं को आपके माध्यम से दाँतों से संबंधित जानकारी मिलती रहे, जागरूकता मिलती रहे और स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। जय जवाहर।